आज से ज्वाइन किए सूरज प्रसाद। ठीक है, पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक जो जो पढ़े। ठीक है, सो अभी तक हम लोग क्या क्या चेक किए। ITR फाइलिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, ITR फाइल करने सबसे पहले क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे रेसिडेंट है कि नहीं। उसके बाद कौन सा सैलरी का है या कौन सा, हाँ उसको मतलब सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। सेकंड में डिफरेंट हेड्स, 5 डिफरेंट हेड्स है, 5 डिफरेंट हेड्स में क्लासीफाई करेंगे कौन से हेड में कौन सा इनकम जाएगा। थर्ड में फिर ईच हेड में इनकम कैलकुलेट करेंगे। सैलरी में कितना हो रहा है, 5 हेड कौन कौन सा है, सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड बिजनेस, फोर्थ कैपिटल गेन, फिफ्थ में अदर इनकम सोर्स। पांचों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद क्लबिंग क्या था, स्पाउस या माइनर कोई बच्चे के नाम पे वो जो उनका इनकम है उसको ऐड कर देंगे। सेट ऑफ प्रीवियस ईयर का लॉसेस, कंप्यूटेशन प्रीवियस ईयर का लॉसेस लेस करके कंप्यूटेशन आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम GTI। उसके बाद डिडक्शन लेस करने से क्या आ जाएगा, टोटल इनकम TI। टोटल इनकम के ऊपर क्या कैलकुलेट होगा, टैक्स लायबिलिटी, कौन से रेट पे, स्लैब की, कौन सा स्लैब रेट बेसिस। स्पेशल इनकम है जैसे कैपिटल गेन तो फ्लैट रेट में कैलकुलेट होगा। उसमें से जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसको लेस करेंगे, जो बचेगा उसको पे करेंगे। उसके बाद फाइल कर देंगे, सबमिट करेंगे, सबमिट करके E-वेरीफाई कर देंगे तो मतलब हो गया फाइल मतलब सबमिट एंड E-वेरीफाई। ठीक है, अभी एक सेकेंड, अगर रेसिडेंट अगर मान लो कोई इंडियन सिटीजन है तब तो कुछ उसका डिटेल और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए नहीं। बट अगर कोई NRI है तो टैक्स फॉर्म में और ये 2 डिटेल भी जाएगा। अगर कोई दूसरे कंट्री का है तो कौन से कंट्री का है, एक पहला वो डिटेल, उस कंट्री में भी उसका कुछ एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। यहाँ पर उसका क्या टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन नंबर। यहाँ जो पैन नंबर है वो उसका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। वैसे ही अगर सपोज कोई USA का है तो उसका भी वहाँ पर कुछ 3 नंबर होगा ना, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसके प्लेस में पासपोर्ट नंबर डालेंगे। ठीक है, अभी 5 हेड्स में सैलरी का डिटेल्स कहाँ से आएगा, फॉर्म 16 कहाँ से मिलेगा, एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय को कौन देगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, एम्प्लॉय से मिल जाएगा। तो वो क्या है, कितना उसमें TDS डिडक्ट हुआ, इसका कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, पार्ट A, पार्ट B और एनेक्शर। पार्ट A में क्या रहेगा, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ, पार्ट B में पूरा कंप्यूटेशन। ठीक है, और पार्ट C में ये एनेक्शर में डिटेल्स रहेगा। ठीक है, 26AS फिर क्या है, डिटेल्स किसका, TDS और TCS, कितना टैक्स पे डिडक्ट हुआ, कितना टैक्स, TDS और TCS का डिटेल्स कहाँ से मिलेगा, 26AS। तो जो भी टैक्स पेड है TDS और TCS कहाँ से वेरीफाई होगा, 26AS। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल्स कहाँ से मैच कर सकते हैं, AIS से। बट ज़रूरी है कि उसमें होगा नहीं, अगर वो दिया होगा तब हो सकता है, नहीं तो फिर क्लाइंट बताएगा या फॉर्म 16 चेक करेंगे। AIS का फुल फॉर्म एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, TIS का टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, 26AS से कितना टैक्स, अगर रेंट पेड में भी अगर टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो यहाँ से मिल जाएगा डिटेल्स 26AS से। फिर गेन्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाँ वही उसमें ये सब कहाँ से आएगा, वही 26AS। वहाँ पर कब आएगा, जब TDS कटा होगा। TDS कटा तभी ना आएगा, तो 26AS में वहीं पर डिटेल आएगा तभी जब TDS कटा है। TDS नहीं कटा है तो क्लाइंट डिटेल देगा, उसको फिर लेके ऐड कर देंगे। कैपिटल गेन के लिए कैपिटल गेन स्टेटमेंट में क्या क्या होना ज़रूरी है, कैपिटल गेन स्टेटमेंट वो देगा ना, उसमें मेरे को क्या क्या डिटेल चाहिए, सेल का डिटेल चाहिए ना, सेल डेट, सेल अमाउंट और हाँ तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, परचेज डेट, परचेज अमाउंट। तो मेन क्या 4 डिटेल मेन ज़रूरी है, सेल डेट, सेल अमाउंट, परचेज डेट, परचेज अमाउंट, कौन सा क्या बेचा, शेयर्स बेच रहा है, डिबेंचर्स बेच रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है, क्या चीज़ बेच रहा है उसका डिटेल्स।
तो ये वाला हम लोग को डिटेल्ड स्टेटमेंट चाहिए। ये सिर्फ समरी से काम नहीं होगा। अगर सपोज क्लाइंट सिर्फ समरी दे रहा है कि मेरा इतना का परचेज इतना का सेल, तो वो नहीं, पूरा डिटेल हम लोग को चाहिएगा, परचेज सेल पूरा ट्रांजैक्शन वाइज। परचेज कौन सा, सेल के रिस्पेक्टिव में कौन सा परचेज, कि अगर वो बोल रहा है कि ये शेयर मैं बेचा हूँ तो कब और कितने में खरीदा था, उस साल का नहीं। सेल कौन सा, सेल ड्यूरिंग द ईयर, उस साल में जितना बेचा, बट परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं। सेल जो हुआ है उसका परचेज कब हुआ था, ठीक है। अदर सोर्स, अदर सोर्स में क्या क्या आता है, जो बच गया रेसिडुअल वाला, नॉर्मली क्या इंटरेस्ट डिविडेंड वो सब हो गया उसमें। कमीशन इनकम है तो अदर सोर्स में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा टैक्स पेड का जो डिटेल है वो कहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, चालान, चालान देंगे ना, या फिर चालान कहाँ से देख सकते हैं, ऑनलाइन, वो जो बताए थे ई-पे टैक्स में जाके। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर कौन सा अभी हम लोग फाइल करेंगे, 24-25, अभी जो फाइल होगा 24-25, उसका असेसमेंट ईयर 25-26। ये सेक्शन ये सब याद करिए, कुछ अभी काम नहीं है, इसका भी अभी कुछ काम नहीं है, ये सब का भी कुछ काम नहीं है। ITR किसको किसको फाइल करना है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से जिसका ज़्यादा है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना है, न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख है, ओल्ड में 2.5 है। वो जब रेट डिस्कस करेंगे ना उसमें आ जाएगा। और भी ये सब कंडीशन है, अगर ये सब कुछ भी होता है तो भी उसको रिटर्न भरना है। अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहा है तो भी उसको रिटर्न भरना है। TDS कुछ कटा होगा तो रिफ़ंड लेने के लिए रिटर्न भरेगा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट किया है तो भी रिटर्न भरेगा, ठीक है। ये सब कंडीशंस है। ये सब टॉपिक पे इसलिए इतना डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग के पास तो जो भी आएगा सबका रिटर्न भरना ही है। जो भी हम लोग का क्लाइंट आएगा वो तो रिटर्न भरवाने आ रहा है ना, तो इसमें से कुछ भी एप्लीकेबल हो या नहीं हो, रिटर्न तो भरना ही है। ऑप्शनल भी भर सकते हैं ना अगर बेसिक एग्जाम्पशन से कम है तो। टैक्स रिजीम कितने तरह का, 2, ओल्ड और न्यू। न्यू में बेनिफिट क्या है, न्यू में लोअर टैक्स रेट, ओल्ड में क्या बेनिफिट है, डिडक्शंस मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा। टैक्स रेट न्यू का ये रहा स्लैब रेट, ठीक है, 0 से 3 लाख नील 0%, 3 लाख 1 रुपये से लेके 7 लाख कितना 5, 7 से 10%। तो वैसे ये 5 के मल्टीपल में चलते जा रहा है, 0, 5, 10, 15, 20, ठीक है। लास्ट में सबसे ज़्यादा 30 इसमें भी है, 30 उसमें भी है, 30%। ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 से 2.5 लाख, 0 फिर 2.5 से 5 लाख तक 3, ठीक है। ये दोनों को मर्ज करके देखिएगा। यहाँ 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 10%, 10 से ऊपर 30%, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 3 था, 3 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, हाईएस्ट 15, ठीक है। यहाँ पर 2.5, फिर 5, फिर 10, 10 के अबव में 30%। यहाँ पर नंबर ऑफ रेट कितना है, 5, 25, 20, 30। यहाँ 5, 10, 15, 20, 30, ठीक है। इसमें आपको डिडक्शंस मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। जैसे कोई डिडक्शंस कौन सा, कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, कोई LIC लिया है तो वो सब का डिडक्शन मिलेगा। बट यहाँ पर न्यू टैक्स में कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा। टैक्स रेट कम है। रेट कैसे कम है, यहाँ देखिए 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 3 लाख तक 5 है, लेकिन यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो वो एक हो गया। फिर 3 लाख से 5 लाख भी यहाँ 5% है, 3 से 5 तो ठीक है। 5 से 10 में 20 है ना, यहाँ 5 से 7 में 5, 7 से 10 में 10, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा ना। तो अभी डिसाइड कौन सा करेंगे, कौन से रिजीम में भरना, दोनों में कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कम टैक्स आएगा उसको भर देंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर सपोज आप लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे, दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे, तो जो सिस्टम ऑटोमेटिक जो सेलेक्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक वो न्यू टैक्स में सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग वहाँ पे चेंज नहीं करते
तो सिस्टम कुछ अपने आप कंपेयर नहीं करेगा, ऑटोमेटिक वो न्यू टैक्स रिजिम में ही फाइल होगा। बट हम लोग सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर में हम लोग फाइल करेंगे, तो उसलिए टैक्स आपको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। कंपेयर करने का भी ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर अपने आप कंपेयर करके जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। बट इन केस अगर क्लाइंट कुछ पूछ लिया, कुछ क्वेरी कर लिया कि मेरा टैक्स कितना आ रहा है, इतना अमाउंट जो आप बोल रहे कैसे आ रहा है, तो ये चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लाइंट से डिस्कशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी होगा आपको याद करने के लिए, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी न्यू वाले में सिर्फ ये सब डिडक्शंस मिलता है। ठीक है, न्यू में बोले ना डिडक्शंस नहीं मिलता, बट वहाँ पर एक दो डिडक्शंस मिल जाता है। एक दो में क्या क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ओनली फॉर एसएससी हु हैज़ इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसका भी सिर्फ सैलरी इनकम है, वो बोले तो सबको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 50,000, जितना भी इनकम हो, 60,000 हो या 6 लाख हो या 60 लाख हो, तो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, 50,000 फिक्स अमाउंट है। 50,000 न्यू में भी है, 50,000 ओल्ड में भी है। ठीक है, तो ये जो 50,000 डिडक्शन है सबको मिलेगा, 50,000 फिक्स दोनों रिजिम में, ओल्ड में भी न्यू में भी। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट बताए थे ना, कितना मिलेगा, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता था ना। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऐड करेंगे, लेस क्या क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना, 2 लाख ना, वो बताया था ना कल, 2 लाख तक लेस करेंगे। तो वो जो 2 लाख लेस करेंगे वो ओल्ड टैक्स में तो सब में लेस होगा। अगर सपोज रेंट, या दो चीज़ होगा, अगर कोई प्रॉपर्टी लिया होगा या तो रेंट पे लगाया होगा या तो नहीं लगाया होगा। इसमें अगर सपोज एनुअल रेंट उसका 1 लाख है, ठीक है, इंटरेस्ट उसका कितना डिडक्शन मिल जाएगा उसको, 1 लाख। इनकम 30% लेस करेंगे, कितना आया, 70,000 उसका इनकम हुआ, टैक्सेबल इनकम। म्युनिसिपल टैक्स कुछ पे किया तो लेस करेंगे, अभी कितना हो रहा है, 70,000। अभी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन उसमें है सपोज 2 लाख रुपया, सपोज 3 लाख है, कितना लेस होगा, 2 लाख सिर्फ। 70,000 में 2 लाख लेस करेंगे, कितना आया, 70,000 में 2 लाख लेस किए, माइनस 1,30,000। तो वो जो माइनस 130 है ओल्ड टैक्स में तो मिल जाएगा, बट न्यू टैक्स में अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है, लेट आउट है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब अगर वो खुद रह रहा है, तो रेंटल इनकम कितना हुआ, 0। अगर वो खुद रह रहा है, रेंट तो उसको मिला नहीं, रेंटल इनकम कितना हुआ, 0। 30% लेस करेंगे तो भी वही 0 हो गया। अभी उसमें 2 लाख इंटरेस्ट का माइनस कर देंगे, माइनस 2 लाख हो गया, नेगेटिव 2 लाख रुपया। तो अगर नेगेटिव 2 लाख, वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा या फिर एडजस्ट होगा। तो जो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट इन हाउसिंग लोन मिलेगा। बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट मतलब भाड़े पे दिया हुआ है, तो भाड़े पे दिया है तभी न्यू टैक्स रिजिम में उसका बेनिफिट मिलेगा। बट अगर खुद उसमें रह रहा है तो न्यू टैक्स रिजिम में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ये हो गया पेंशन। बहुत लोग जो नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे होता है ना बहुत सारा एलआईसी में कौन सा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी तरह से एनपीएस हो गया। अलग अलग स्कीम रहता है ना इन्वेस्टमेंट का, तो एनपीएस का जो स्कीम है, जो उसमें इन्वेस्ट किया है, उसमें भी 2 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहता है, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो आप जहाँ काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो लोग भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, आप भी कंट्रीब्यूट करें। तो वो जो कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट किया है, न्यू में सिर्फ उसी का डिडक्शन मिलेगा, बट ओल्ड में दोनों का डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी। ठीक है, और अग्निवीर वाले में जो कंट्रीब्यूट किया, जो डोनेट किया, वो वाला भी डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ओल्ड में तो सब मिलेगा, न्यू में बस यही 4 मिलेगा, ये 4 के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। 4 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 सिर्फ सैलरी वाले के लिए, सैलरी और पेंशन का जो इनकम है उनके लिए। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी जो रेंट पे दिया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं है। एम्प्लॉयर का एनपीएस में सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी इसमें नहीं मिलेगा। और अग्निवीर, ठीक है। सरचार्ज, तो जो इनकम टैक्स था, हम लोग तो वहाँ से टैक्स कैलकुलेट कर लिए। टैक्स कैलकुलेट होने के बाद उसमें 4% और हम लोग ऐड करेंगे, टैक्स अमाउंट का 4%। जो 4% है वो है सेस, ठीक है, CESS सेस। तो टैक्स अमाउंट का 4% उसमें ऐड होगा, और सरचार्ज भी उसमें ऐड होगा। सरचार्ज कब ऐड होगा, 50 लाख से 1 करोड़ का इनकम है तो 10%।
जिसका भी इनकम 50 लाख से अबव है और 1 करोड़ तक है, तो कितना सरचार्ज ऐड होगा? 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ में 15, 2 से 5 में 25 और 5 करोड़ से ऊपर में 37। बट यहाँ पर एक और है, मार्जिनल रिलीफ अलाउड। तो ये मार्जिनल, ये जो 37 था ये अभी चेंज होकर अभी मैक्सिमम सिर्फ 25 ही है। ठीक है, ये जो ये लास्ट वाला था ना ये हट गया, अभी 2 करोड़ से ऊपर होने से 25। ठीक है, 25%। 25% किसका? इनकम का। 25% टैक्स का। ठीक है, अभी यहाँ पर एक वर्ड है ना, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या हुआ? अगर सपोज किसी का इनकम है सपोज 51 लाख रुपीज़, ठीक है, तो अभी ये जो 10% लगेगा, सपोज उसका टैक्स आ रहा है 51 है ना, 51 में सपोज टैक्स उसका आ रहा है 12 लाख रुपया। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इनकम है 51 लाख, टैक्स कितना आ रहा है? सपोज 12 लाख। अभी 12 लाख का 10% कितना हो रहा है? 1,20,000। एक्स्ट्रा वो कितना कमाया? 50 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा कितना कमाया? 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम हुआ उसका, लेकिन वो एक्स्ट्रा 1 लाख के चक्कर में एक्स्ट्रा उसका टैक्स कितना हो गया? 1,20। उसको इसीलिए मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ मतलब जितना एक्स्ट्रा इनकम हुआ है उससे ज़्यादा टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं हो सकता। जो उसका यहाँ पर एडिशनल टैक्स लग रहा है ना एडिशनल इनकम के ऊपर, 50 तक उतना लगा, 50 के ऊपर में सरचार्ज आया, तो जो सरचार्ज जो आया एडिशनल इनकम जितना हुआ उससे ज़्यादा आपका एडिशनल टैक्स नहीं हो सकता। 1 लाख ही होगा वो, 1,20 नहीं होगा। ठीक है, वही अगर एडिशनल इनकम 2 लाख होता तो उसका कितना होता? 2 लाख ही उसको एडिशनल देना पड़ता। ठीक है, तो ये सब चीज़ में वही मार्जिनल रिलीफ जहाँ पर भी है, मार्जिनल रिलीफ का हर जगह वही मतलब है कि जितना भी एक्स्ट्रा आप इनकम किए उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स आपका नहीं हो सकता। ठीक है, ये सरचार्ज किस में कैलकुलेट होता है? टैक्स अमाउंट पे, नॉट द इनकम। ठीक है, तो ITR फॉर्म अभी हम लोग कौन कौन सा भरेंगे? 1, 2, 3 और 4। 1 किसके लिए? जिसका सिर्फ सैलरी इनकम है, जिसका सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है, जिसका अदर सोर्स है, और जिसका एग्रीकल्चर इनकम कितना? 5,000 है। अगर ये एग्रीकल्चर इनकम 6,000 हुआ तो ITR 1 जाएगा? नहीं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR 1 नहीं जाएगा। ठीक है, ये चारों के अलावा और कोई इनकम है तो ITR 1 नहीं जाएगा। तो सिंपली ITR 1 हो गया सैलरी, अदर सोर्स। अदर सोर्स तो सब में रहता है, तो अदर सोर्स इररिलेवेंट है क्योंकि वो तो चारों में रहता है, सब हर केस में रहेगा। तो ITR 1 कब जाएगा? सैलरी बेस में, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्रीकल्चर भी सिर्फ 5,000 तक। ITR 2 कब जाएगा? सहज, वो फॉर्म का वो लोग नाम दिए थे, ITR 1 सहज। उधर वैसे ITR 4 सुगम नाम दिया हुआ। ITR 2 इनकम अगर 50 लाख से अबव है, इनकम नहीं सॉरी सैलरी, सैलरी नहीं भाई, इनकम अगर 50 लाख से ऊपर है। ठीक है, इनकम अगर 50 लाख से अबव है तो ITR 2 जाएगा। अगर 50 लाख से अबव है तो आपको उसका पूरा एसेट और लाइबिलिटी का भी डिटेल देना है। जिस भी क्लाइंट का इनकम 50 लाख से अबव है उसका ड्यूरिंग मतलब एट द ईयर एंड, मतलब 31 मार्च 2025, 31 मार्च 25 को जितना भी उसका एसेट है, जितना भी उसका पर्सनल एसेट और पर्सनल लाइबिलिटी, ये तो सैलरी वाला है ना, इसका तो कुछ बिजनेस का एसेट लाइबिलिटी नहीं है, तो उसका पर्सनल जैसे उसका क्या होगा? प्रॉपर्टी होगा, कार होगा, बैंक का बैलेंस होगा। लोन में क्या होगा? लाइबिलिटी में क्या होगा? कार लोन, हाउसिंग लोन। तो लाइबिलिटी इन रिलेशन टू एसेट, मतलब जो आप एसेट वहाँ पर दिखा रहे उसके अगेंस्ट में जो भी उसका लोन या जो भी लाइबिलिटी है वो वहाँ पर ऐड होके जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर किसी का 50 लाख से अबव है तो आपको उसका एसेट और लाइबिलिटी का डिटेल मांगना। वो डिटेल कहाँ से मिलेगा? क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। तो उसका एक फॉर्मेट आप लोग को दे देंगे, फॉर्मेट क्लाइंट को भेजना रहेगा, वो फिलअप करके दे देगा, वैसे करके होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो भी ITR 2, ITR 3 में कैपिटल गेन और 4 में अदर सोर्सेज। ठीक है,
अभी कैपिटल गेन और बिजनेस प्रोफेशन दोनों है तो ITR 3, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में भी बता रहे हैं। अगर बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन दोनों चीज़ है तो ITR 3, सिर्फ बिजनेस इनकम है तो ITR 4, सिर्फ कैपिटल गेन है तो ITR 2, कैपिटल गेन भी नहीं है, बिजनेस इनकम भी नहीं है तो ITR 1। समझ गए? सिर्फ ये दो चीज़ मेन देखिएगा, कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम। अगर बिजनेस इनकम है, ओनली बिजनेस इनकम ITR 4, अगर बिजनेस इनकम कैपिटल गेन दोनों है ITR 3, सिर्फ कैपिटल गेन ITR 2, दोनों ही नहीं है तो ITR 1। ठीक है, सिंपल है, ये सब इतना याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, बस वो दो चीज़ देख लीजिएगा हो जाएगा। ठीक है, ये सब वही है, कौन फाइल कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। रीबेट क्या था? जिसका 7 लाख से बिलो का इनकम है। ओल्ड वाले में कितना? 5, न्यू वाले में कितना? 7। तो सिंपल इसको वही याद कर लीजिएगा, जो 0% है उसके बाद नेक्स्ट स्लैब कितना था? इधर कितना था? 0 to 2.5, इधर था 3 to 7। तो न्यू में रिबेट कितना तक मिलेगा? 7 लाख से बिलो में। ओल्ड में कितना था? 0 to 2.5, नेक्स्ट क्या था? 2.5 से 5 लाख तक 5%। तो इसमें कितना तक मिलेगा? 5। ठीक है, 5 लाख में रिबेट, मतलब जो भी टैक्स आएगा उसको कुछ टैक्स देना नहीं है। 7 लाख से बिलो में जितना भी टैक्स आएगा लेस हो जाएगा, कुछ टैक्स देना नहीं है। ठीक है, इसमें सरचार्ज भी लेस होगा क्या? नहीं, सरचार्ज लगेगा ही नहीं ना, 50 लाख से तो बिलो का इनकम है। हम चेक कर रहे थे कौन कौन अभी भी सो रहे। ठीक है, टाइप ऑफ रिटर्न में एक तो हो गया ओरिजिनल रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न कौन सा? जो हम लोग फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई से विद इन द ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। उसके पहले फर्स्ट टाइम जो फाइल कर रहे हैं वो क्या हो गया? ओरिजिनल। अगर सपोज एक बार भर दिए, गलत भरे, उसको चेंज करना है, रिवाइज रिटर्न। ठीक है, लेट से भरे, 31 जुलाई के बाद भरे, 31 जुलाई के बाद कब तक भर सकते हैं? दिसंबर। कौन सा रिटर्न? बिलेटेड लेट रिटर्न। उसके बाद भी अगर भूल गए 31 दिसंबर के बाद तो अपडेटेड रिटर्न ITR U। ठीक है, अभी ये सब देखने का ज़रूरत नहीं, ये बस 31 जुलाई याद रखना है। ठीक है, अभी हम लोग ये वाले पे फोकस कर रहे हैं। बिलेटेड रिटर्न वही लेट से जो फाइल हुआ। अच्छा, कंसिक्वेंसेस जो हम बोले थे ना, लेट फी भी लगेगा। लेट फी कितना लगेगा? 2.5 लाख से 5 लाख तक में 1000 रुपीज़। 5 लाख से अबव है तो 5000। और इसका लॉस, मतलब इसमें अगर टाइमली नहीं भरे तो कुछ पेनल्टी और भी लगना चाहिए ना। ये तो हो गया सिर्फ लेट फी, और भी कुछ लॉस होना चाहिए। लॉस में क्या होगा? जो भी आपका लॉस है नेक्स्ट ईयर जो एडजस्ट हो जाता था ना, तो जो लॉस है कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। लॉस जो नेक्स्ट ईयर हम लोग एडजस्ट करते थे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इंटरेस्ट लगेगा, 1% इंटरेस्ट लगेगा। और मेजर क्या है? पहले वहाँ पर आप लोग दोनों को कंपेयर करते थे ना, ओल्ड को और न्यू को। दोनों में जिसमें कम टैक्स आता था उसमें हम लोग भरते थे। अगर ड्यू डेट पार हो गया 31 जुलाई के बाद, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। डिफ़ॉल्ट वाला न्यू, जो हम बोले थे ना ये वाला डिफ़ॉल्ट है, तो 31 जुलाई ड्यू डेट के बाद आप कंपेयर करके ओल्ड में फाइल नहीं हो पाएगा, कुछ डिडक्शन मिलेगा नहीं, सिंपल वही न्यू में फाइल होगा। ठीक है, ये वही रिवाइज रिटर्न वाला है। इसमें जब वहाँ फाइल करेंगे ना तो फॉर्म में ऐसे करके पूछता है। तो अगर रिवाइज कर रहे तो रिवाइज में एडिशनल एक जो ओरिजिनल फर्स्ट टाइम जो फाइल किए थे ना उसका डिटेल्स यहाँ देना पड़ता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर एक आता है, जो हम बोले थे ना कि एक सिंगल पेज का रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड होगा। इनकम टैक्स साइट में जो दिखाए थे ना, वो जो डाउनलोड होगा उसमें एक नंबर होगा, वही नंबर यहाँ डालना रहता है और कब फाइल किए थे उसका डेट। फॉर्म 10 IEA, ये किसको भरना है? सिर्फ जो बिजनेस प्रोफेशन, सैलरी वाले को ये फाइलिंग नहीं करना है। ठीक है, जिनका सैलरी या अदर सोर्स है ना वो ये फाइल नहीं करेंगे। जिनका बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम वाले लोग को अगर वो ओल्ड टैक्स में जाना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो न्यू सेलेक्ट हो चुका है, ओल्ड में अगर जाना चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा फॉर्म भरेंगे। सबको भरना है नहीं, सिर्फ जो बिजनेस इनकम जिनका है बस वही ये वाला फॉर्म भरेंगे।
जिनको सिर्फ ओल्ड में जाना है। बट अगर बाई मिस्टेक ये वाला फॉर्म भर दिए तो वापस फिर न्यू में नहीं आ पाएंगे उस साल के लिए। अगर सपोज हम गलती से फॉर्म भर दिए, फिर उसके बाद हम देखें कि नहीं नहीं मेरे को तो न्यू में ही बेनिफिट मिल रहा था, तो अब कुछ नहीं हो सकता, और फिर अब ओल्ड में ही गया। जितना भी एक्स्ट्रा टैक्स आएगा वो भरना ही पड़ेगा उसको। सब न्यू में करने के बाद ओल्ड में जा सकते हैं? जा सकते हैं। हाँ, ये फाइल होने के बाद और से move ठीक नहीं है। फॉर्म 10 IA कैन बी फाइल्ड ट्वाइस इन लाइफ टाइम। एक फॉर्म आप एक ही बार भर सकते हो। तो अगर एक ही बार भर सकते एक फॉर्म ड्यूरिंग द ईयर इन एन असेसमेंट ईयर, एक साल में एक ही बार भर सकते। एक बार आप ओल्ड पे चले गए तो अब तो आपको ओल्ड पे ही भरना पड़ेगा, न्यू में नहीं आ सकते। क्योंकि अगर आप न्यू में भरने जाएंगे वहाँ पर एरर दिखा देगा कि फॉर्म 10 IA आप भर दिए, तो ओल्ड को सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कीजिए। ठीक है। ये फॉर्म में है आपका वही 10 IA का, उसमें वही नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, पैन नंबर क्या है, आपको ओल्ड पे जाना है क्या, पहले आप ये फॉर्म भरे थे क्या, वही सब नॉर्मल डिटेल पूछेगा। नहीं भरने से क्या होगा? नहीं भरने से अगर गवर्नमेंट कुछ नोटिस नहीं दिया तब तो ठीक है, बट अगर नोटिस दे दिया तो वही इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस सब लग जाएगा, सबके साथ आपको भरना है। या फिर अगर तब भी आपको नोटिस मिला आप तब भी नहीं भर रहे, मतलब सपोज आप रिटर्न भरे ही नहीं, गवर्नमेंट नोटिस दिया कि आप रिटर्न भरिए, उसके बाद भी आप नहीं भर रहे, गवर्नमेंट क्या करेगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब गवर्नमेंट के पास आपका इन्फॉर्मेशन सारा है, लास्ट ईयर का रिटर्न भी है, तो लास्ट ईयर आपका सैलरी जितना है उस बेसिस पे भी वो कैलकुलेट कर सकता है, प्लस TDS, AIS, 26S वो सब का भी इन्फॉर्मेशन है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस में गवर्नमेंट खुद असेसिंग ऑफिसर जो है, कोई पर्सन होगा ना कैलकुलेट करने वाला, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो कैलकुलेट करेगा कि आपका कितना इनकम होना चाहिए, उसके ऊपर आपका कितना टैक्स लायबिलिटी होना चाहिए। तो वो अपने से कैलकुलेट करेगा, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है वो वहाँ से चेक कर ले, वो सब देख के वो कैलकुलेट करके वो फिर डिमांड देगा कि आपका टोटल इनकम मेरे हिसाब से इतना हो रहा है, तो आपको इसके ऊपर इतना टैक्स भरना है। आप रिटर्न नहीं भरे तो आप रिप्लाई कीजिए या फिर रिटर्न भरिए, सर उसमें फाइन आएगा? सब आएगा, लेट फी पेनल्टी सब तो आएगा। उसके बाद नहीं भरा तो बिल्कुल भी नहीं भर रहा है प्रॉपर्टी, वो सब सीज होगा। मेरे एक GST के क्लाइंट थे, मेरे एक GST के क्लाइंट थे, तो वो क्या है, पहले क्या वैट का सिस्टम था। वैट के सिस्टम में क्या होता था, वो लोगों को जो रुपया मिलता था, गवर्नमेंट का जो भी काम करते थे, गवर्नमेंट के काम में मतलब उनको क्या है, उनका रुपया कट किया जाता था, वैट उनको ऑलरेडी डिडक्ट होकर फिर उनको रुपया मिलता था। इनडायरेक्ट टैक्स का बता रहे, दो होता है ना, एक डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे GST तो पहले वैट था, वैट के टाइम में रुपया कट के मिलता था, उनको कुछ देना नहीं पड़ता था, तो उनका आदत था जो भी मिल गया पूरा यूज़ करना है। GST का सिस्टम क्या है, GST में जो सेलर सेल किया परचेज़र को, जो खरीदा, टैक्स का रुपया किसको देगा? आप कुछ खरीद रहे, टैक्स का रुपया किसको देंगे? सेलर को। सेलर क्या करेगा, वो रुपया अपने पास रखेगा नहीं, क्या करेगा, रुपया लेके गवर्नमेंट को देगा मंथली मंथली। तो इनको आदत था जो भी मिल रहा है सब यूज़ करने का रुपया जो भी मिला सब यूज़ कर लिए, गवर्नमेंट को कुछ दिए नहीं। 3 साल के बाद आए, नोटिस आया, नोटिस लेके आए, बोले कि ये देखिए, हम बोले कि दे दीजिए नहीं तो प्रॉब्लम होगा। बोले नहीं नहीं मैं दूंगा ही नहीं, नहीं देंगे जो प्रॉपर्टी है बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा, बैंक में रुपया ही नहीं रखूँगा, कैश रखूँगा। और ठीक है आप कैश रखेंगे, प्रॉपर्टी तो कुछ होगा, प्रॉपर्टी सीज कर लेगा, मैं प्रॉपर्टी रखूँगा ही नहीं, वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, वाइफ का प्रॉपर्टी भी सीज हो जाएगा। बोला नहीं मैं कुछ रखूँगा ही नहीं, कुछ दूंगा ही नहीं, प्रॉपर्टी सब भी मैं बांट दूंगा, कुछ रखूँगा नहीं। कुछ नहीं रखेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर होगा तो आपको जेल हो जाएगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ होगा 1 साल का जेल होगा, 2 से 5 करोड़ के बीच का हुआ के बाद आएंगे नहीं लेके 3 साल का जेल होगा, 5 से ऊपर है 5 साल का जेल। जेल होगा, आएंगे नहीं लेके फिर वो बोला कि ठीक है इतना बड़ा अमाउंट है, जेल में रह लूँगा, बट आने के बाद फिर देना पड़ेगा, हम लोग रुपया तो देना ही पड़ेगा कहीं तो क्या फायदा रहेगी? ठीक है बाद में जो होगा हम देख लेंगे। जस्ट 2-3 महीने के बाद नोटिस आया, बैंक अकाउंट उनका फ्रीज हुआ, फ्रीज होते साथ ही तुरंत सुबह सुबह 7 बजे कॉल आया उनको, कहाँ पर है कहाँ पर है, हम कहीं बाहर थे, हम तो ऑडिट में बाहर आए हुए, नहीं नहीं आप अभी तुरंत आइए। हम लोग क्यों क्या हुआ? मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। आप तो अकाउंट में रुपया नहीं रखे क्यों टेंशन ले रहे? आप तो घर पे कैश रखे हुए।
नहीं नहीं, रुपया था भाई आई। तो यहाँ पर भी वही होगा। सर ऐसे स्पाउस का चीज हो सकता है? हाँ, स्पाउस का भी प्रॉपर्टी चीज हो सकता है? अब अगर सपोज क्लियर पता चल रहा है कि उसको रुपया मिला, वो टैक्स दिया नहीं, वो प्रॉपर्टी खरीदा, प्रॉपर्टी खरीद के वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया, या वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा, वाइफ उसकी सपोज हाउस वाइफ है, उसका तो कुछ सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ से लेके आई? यही वाला रुपया इसका भी जाएगा। किसी और दूसरे को दिया, इसमें वो भी होता है, अगर सपोज किसी दूसरे को दे रहा है, अगर सपोज हम आपको उधार दे दिए, गवर्नमेंट को मेरे को टैक्स देना, गवर्नमेंट आपको नोटिस दे देगा कि आपका जो उनको रुपया देना उनको मत दीजिएगा, डायरेक्ट मेरे को दीजिए, उनका ये बाकी है। अगर कहीं से पता, बैंक जैसे बैंक में कुछ रुपया रखा होगा उनका, गवर्नमेंट बैंक को सीधा लेटर कर देगा कि आप उनको रुपया नहीं दीजिएगा, अकाउंट उनका फ्रीज हो जाएगा। अकाउंट में रुपया आएगा बट जाएगा नहीं, जाएगा सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। तो वही कर रहे, वही करने से देखिए क्या होगा, वही देने से ये होगा, यहाँ लिखा है, पढ़ लीजिए वो करने से। टैक्स का इवेशन ऑफ टैक्स 25 लाख तक 3 महीना से 2 साल तक का जेल, 25 लाख में 6 महीना से 7 साल। कहाँ? ये तो टैक्स अमाउंट है ना, वो जो हम बता रहे थे वो 1 साल 2 साल वो था जीएसटी का, ये इसका, ये सिर्फ इम्प्रिजनमेंट नहीं, सिर्फ जेल नहीं होगा, जेल के साथ साथ पेनल्टी रुपया भी। पेनल्टी कितना है? अंडर रिपोर्टेड इनकम 50%, यहाँ पर पेनल्टी इज 200% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन मिस रिपोर्टिंग इनकम। तो जितना भी आप किए उसका पेनल्टी कितना? 200%। टैक्स तो देना ही है, टैक्स के अलावा ये एडिशनल है पेनल्टी। टैक्स जितना है वो तो है ही, उसके अलावा 200% पेनल्टी भी है। तो देखिए जिसका 30% स्लैब रेट रहता है, सपोज 100 रुपीज़ है, 30% कितना हुआ? 30, पेनल्टी उसका 200% कितना हुआ? 30 इंटू 60 90, तो 100 रुपये में 90 तो ऐसे ही चला गया उसका। तो इसीलिए इवेशन जो हम बोले ना, इवेशन के लिए मना करना क्लाइंट लोग को। वही ये रेसिडेंशियल स्टेटस कब कैसे पता चलेगा कि वो इंडिया का है कि बाहर का, एनआरआई है कि इंडियन रेसिडेंट है, ये सब कंडीशन देखना होगा। ठीक है, तो इंडिया में कितना दिन रहा वो सबसे पता चलेगा। तो ये सब क्राइटेरिया है। ठीक है, 182 डेज से अगर ज़्यादा में रहा है तो मतलब इंडियन रेसिडेंट है, कम रहा तो और बाकी दूसरे चीज़ देखेंगे। ठीक, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम पढ़ा नहीं रहे, ये सब ऐसे भी देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इनकम टैक्स पोर्टल दिखा दिए थे ना हम आप लोगों को कल, incometax.gov.in। ठीक है, पैन एप्लीकेशन अभी हम लोग का ये काम आएगा नहीं। इनकम टैक्स पोर्टल आप लोग को दिखा दिए। डिफरेंट सर्विसेज में आप लोग को क्या क्या दिखाए थे? AIS डाउनलोड करना, TIS डाउनलोड करना, 26S डाउनलोड करना, टैक्स पेमेंट कैसे करना है वो दिखा दिए थे, चलान डाउनलोड कैसे करना, ऑलरेडी जो पे किया कैसे डाउनलोड होगा वो बता दिए, नोटिस कहाँ पर चेक करना है बता देना, आउटस्टैंडिंग डिमांड में वहाँ जाके। ठीक है, तो वो सब हम लोग यहाँ पर, रिटर्न कैसे फाइल होगा, E-वेरीफाई कहाँ पर होगा, वो सब यहीं पर IT पोर्टल में करते हैं। IT पोर्टल मतलब वही incometax.gov.in। ठीक है, ये सब वही है। यूज़र नेम क्या होता है? उसका पैन नंबर। ठीक है, अभी वो इंडिविजुअल है कि कंपनी है कैसे पता चलेगा? पैन नंबर का जो 4th लेटर रहता है ना, 4th लेटर को चेक करेंगे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर 4th लेटर क्या है? P का मतलब इंडिविजुअल। पैन कार्ड नहीं होगा, पहले पैन कार्ड अप्लाई करेगा। P का मतलब पर्सन, इंडिविजुअल। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादातर यही वाला फाइल आएगा, इंडिविजुअल वाला। मोस्टली हम लोग को ये इंडिविजुअल वाला फाइल आएगा। 4th लेटर P होगा। ठीक है, 5th लेटर क्या होगा? उसका जो सरनेम रहता है ना, सरनेम का 1st लेटर।
अगर कोई कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म में जो उसका कंपनी का नाम है उसका फर्स्ट लेटर वो 5th कैरेक्टर इसका रहता है, ठीक है। पहला 5 लेटर, फिर 4 नंबर, लास्ट वाला लेटर। देखिए जिसका नहीं होगा यहाँ पर जाएगा ये वाला वेबसाइट में, यहाँ जाके अप्लाई ऑनलाइन करके अप्लाई करेगा। अभी इनकम टैक्स पोर्टल में क्या क्या कर सकते हैं, ITR फाइल कर सकते हैं, 26 ईयर्स चेक कर सकते हैं, टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, रिफंड आया कि नहीं वो स्टेटस चेक कर सकते हैं। फॉर्म्स जो डिफरेंट फॉर्म्स है जो जैसे बताया ना 10 IEA ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए वो वाला फॉर्म वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो आप फाइल कर चुके हैं फॉर्म वो भी डाउनलोड होगा। ये है इनकम टैक्स पोर्टल, कल दिखा दिए थे। अभी वो जो जिनका पेन नहीं है ना, यहाँ पर जाके इंस्टेंट ई पेन है ना, यहाँ पर जाएंगे, बहुत लिमिटेड वहाँ पर डिटेल देना पड़ेगा, सिर्फ आधार नंबर, अगर आधार कार्ड उनका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है बस 2-4 डिटेल देना होगा, इंस्टेंट ई पेन हो जाएगा। इंस्टेंट का मतलब क्या है भाई, तुरंत। तो यहाँ पर जाएंगे तो फटाफट हो जाएगा। उसमें जो ऊपर लिखा होता है ना वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, यहाँ पर फटाफट हो जाएगा। आधार कार्ड में जो भी डिटेल है, जो भी आधार कार्ड में एड्रेस है, आधार कार्ड में जो फ़ोटो है, आधार कार्ड का ही फ़ोटो और एड्रेस पूरा डिटेल्स वहाँ से यहाँ आ जाएगा इंस्टेंट ई पेन में। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी उतना ज़्यादा अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी आपका फ़ोटो है। जिनका अगर पैन कार्ड नहीं है, कोई अगर नया करना चाह रहे तो वो यहाँ पर जाके भी पैन अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, एक से ज़्यादा लेकिन पैन नहीं हो सकता। जिनका ऑलरेडी है उनको तो ID पासवर्ड है ना, तो करेंगे अपना ID पासवर्ड सपोज नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे, OTP के थ्रू कर लेंगे फाइल। अब जो फर्स्ट टाइम जिनका पैन कार्ड है, फर्स्ट टाइम में उनको क्या करना होगा, यहाँ रजिस्टर करके फिर बेसिक डिटेल्स भरना होगा उसको, ठीक है। अब सपोज़ कोई फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा है तो यहाँ पर तो उसका अकाउंट नहीं है ना। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, फेसबुक इंस्टा चलाते पहले क्या करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं ना। एकदम फर्स्ट में अकाउंट क्रिएट करके ही ना लॉगिन होगा। यहाँ पर भी पहले क्या करेंगे, रजिस्टर में क्या उसका जो भी बेसिक डिटेल्स है, नाम, मोबाइल नंबर, मेल ID, एड्रेस, वही सब पूछेगा, फादर्स नेम, जो भी बेसिक पूछ रहा है क्लाइंट से पूछ के डालना है, फाइल करना है। ये देखिए पहले क्या पूछेगा यहाँ पर, पैन नंबर, फिर डू यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर, आप लोगों को टैक्स पेयर है तो यस करेंगे। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेसिडेंशियल स्टेटस, तो इसी तरह से सारा ये फाइल होगा, ठीक है। फिर अभी जैसे कुछ भी अकाउंट रहता है, इंस्टा, फेसबुक, ये सब में प्रोफाइल रहता है ना, वैसे यहाँ पे भी प्रोफाइल में क्या क्या आता है, यहाँ हो सकता है फ़ोटो आ जाए आपका, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन, बेसिक डिटेल्स है आपका, ठीक है। मोबाइल नंबर, मेल ID, एड्रेस, फादर्स नेम, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। आधार नंबर ऐसे करके रहता है, ठीक है। लिंक्ड है कि नहीं, लिंक्ड होना ज़रूरी है। तो ये जो प्रीफिल्ड डाटा है, प्रीफिल्ड डेटा का मतलब है, अभी सपोज आप कुछ फॉर्म ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, A to Z सारा डिटेल भरना पड़ेगा, नाम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस, सब एक एक करके भरना पड़ेगा। तो उससे बेटर है, नमस्ते, आते हैं क्लास के बाद। चलिए बढ़िया है, अभी आगे रिसीव कर रहे हैं सर? हाँ चलिए ठीक है। प्रीफिल डाटा में क्या होगा, जो भी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो वो आप प्रीफिल वहाँ से डाउनलोड करके अपलोड करेंगे। एक फ़ाइल यहाँ से डाउनलोड होगा, जो JSON हम बोल रहे थे ना, जैसे PDF हो गया, एक्सेल हो गया, वैसे JSON फॉर्मेट में एक फ़ाइल वहाँ से डाउनलोड होगा प्रीफिल डेटा में। वो JSON को अपलोड करेंगे, बेसिक डिटेल जो भी आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, ठीक है। 26 डेज बता दिए थे, कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दिए थे, ठीक है। AIS TIS भी बता दिए थे, कहाँ मिलेगा वो भी बता दिए। इनकम टैक्स में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एकदम मिडिल में AIS लिखा हुआ रहता है।
AIS में जाएंगे वहीं पर आपको TIS भी मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? TIS में ऐसे एक पूरा समरी आ जाएगा, AIS में क्या रहेगा? सोर्स वाइज डिटेल आएगा, कौन से सोर्स से कहाँ से इंफॉर्मेशन लिया है, सोर्स के बेसिस में वो इंफॉर्मेशन निकालेगा। तो AIS में एक चीज़ और भी हो सकता है, AIS में एक चीज़ और भी हो सकता है कि अगर सपोज दो डिफरेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन वो निकाल रहे हैं, ठीक है, सपोज उसका TDS भी कटा है, सपोज उसका बैंक से भी डिटेल्स आया है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन SFT वाला भी था ना, SFT से भी इंफॉर्मेशन मिला है, TDS से भी इंफॉर्मेशन मिला है, तो हो सकता है वहाँ पर दोनों जगह पे डिटेल दिखाए। TDS कटा है, TDS वाले में दिखाएगा, बैंक से इंफॉर्मेशन आया SFT में दिखाएगा, दोनों जगह से इंफॉर्मेशन वहाँ पर शो करेगा ना। तो वो देखना है, उसको डबल नहीं करना है, देखना है कौन सा इसमें इंक्लूड हुआ, तो इसीलिए TIS बेटर रहेगा। और या फिर AIS भी चेक करे तो प्रॉपरली पूरा डिटेल्स के साथ चेक करना कि अच्छा ये वाला अकाउंट नंबर पे इतना इंटरेस्ट है, ये अकाउंट नंबर पे इतना इंटरेस्ट है, तो उससे पता चलेगा कि कुछ रिपीट हुआ होगा तो पता चल जाएगा। ये फाइलिंग का बता दिए थे, वही ई फाइल में जाना है। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फर्स्ट ऑप्शन ये रहता है। और अगर चेक करना है पुराना साल का डाउनलोड करना है तो ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फिर सेकंड ऑप्शन व्यू ई फाइल रिटर्न्स, ठीक है। पहले यहाँ सेकंड, फिर फर्स्ट ऑप्शन आएगा फाइल रिटर्न्स, फिर सेकंड ऑप्शन में रहेगा व्यू ई फाइल रिटर्न, ठीक है। ईयर यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, ईयर के बाद ये फाइलिंग के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन कैसे? कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके डेटा प्रिपेयर कर लिए, डेटा प्रिपेयर करने के बाद वो जो जेसॉन फाइल है ना, जेसॉन में डेटा प्रिपेयर होके वो डाउनलोड होके यहाँ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अभी किसी को कुछ डाउट नहीं? अभी अभी जो क्लास 1 और क्लास 2 ये दो जो अभी हम कंप्लीट करवाए, ये हम प्रैक्टिकल भी दिखा दिए थे, वही सब ये स्लाइड में। स्लाइड अगर आप लोग रीड करेंगे ना घर जाके, उसमें देखेंगे जो जो हम बताए थे ना प्रैक्टिकल, वही सब उसमें लिखा है, ठीक है। अभी आपका जो ये वाला स्टेप था, अभी आप लोग ये वाला पॉइंट समझ गए, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन अंडर ईच हेड। पहला हेड क्या है? सैलरी, ठीक है। अभी सैलरी में क्या करते हैं? पहले सैलरी को ऐड करते हैं, फिर उसमें से कोई इनकम है, कोई सैलरी इनकम के ऊपर एग्जाम्पशंस मिलता है। जैसे हम बता रहे थे ना, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट मतलब रहने के लिए कंपनी से, सपोज जैसे बैंक के सब में कॉमन रहता है, बैंक वाले लोग HRA देते हैं, या फिर और भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो इस तरह का काफ़ी सारा अलाउंस रहता है। यूनिफॉर्म अलाउंस, मेन जो आपका अलाउंस है HRA है, हाउस रेंट अलाउंस, सेकेंड है LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस, ठीक है। तो ये सब आपका इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पशंस। तो कौन कौन सा अलाउंस मिलेगा? अलाउंस मिलेगा मतलब आपको कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको? एक तो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के अलावा अलाउंस, अलाउंस जैसे कि बोनस मिल गया, या फिर परफॉर्मेंस बोनस हो गया, ठीक है, या फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा। अलाउंस में आपको हाउस रेंट के लिए कुछ रुपया देगा, तो जो भी रुपया आपको दे रहा है, भले ही वो अलग अलग नाम से आपको दे रहा है, सैलरी बोल के दे रहा है या फिर हाउस रेंट अलाउंस बोल के दे रहा है, पहले क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। जो भी आपको जिस भी नाम से आपको सैलरी मिला, सबको ऐड करेंगे, ठीक है। सैलरी में सैलरी, रिक्विसाइड, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, ठीक है, वो सब आपका ऐड होगा। पहले ऐड होने के बाद फिर लेस क्या करेंगे? जो भी एग्जाम्पशंस है, ठीक है, उसको लेस करने के बाद क्या आ जाएगा? इनकम अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। वो जो था ना थर्ड पॉइंट में, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, सैलरी में कैसे कैलकुलेट होगा? सैलरी ये वाला कैलकुलेट करेंगे, टोटल उसको सैलरी कितना मिला, ठीक है।
लेस क्या क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक जो बताए थे ना 50,000, ओल्ड और न्यू दोनों में 50,000 लेस होगा, वो 50,000 वो लेस होगा। एक प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर पे करता है वो भी इसमें लेस होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली 2400 या 2500 रुपया रहता है दोनों में। तो ये वाला 2400-2500 रुपया कुछ रहता है, वो लेस होगा। ये सॉरी, ये सिर्फ ओल्ड में होगा लेस, ठीक। हाँ, न्यू में कुछ भी नहीं, वो चार्ज जो बताए थे वो 4 के अलावा और कुछ नहीं, न्यू में सिर्फ वही 4। तो प्रोफेशनल टैक्स नॉर्मली ये एम्प्लॉयर पे करता है गवर्नमेंट को, तो वो 200 रुपया पर मंथ करके या 300 रुपया पर मंथ करके 2,500 के आसपास वो इन जनरल रहता है। ज़रूरी नहीं उतना ही हो, वो फॉर्म 16 में देख के पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। तो सैलरी में ये सब ऐड होगा, उसके बाद ये लेस होगा, लेस करके आ जाएगा आपका इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी कौन सा लेंगे, ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कब से कब तक, 1/4/24 से लेके 31 मार्च 2025, ठीक है। सबसे ज़रूरी क्या है, क्या देखना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। ये आपको 26 ईयर्स में कौन सा क्या देखने से पता चल जाएगा, 26 ईयर्स में बताया था ना सेक्शन देखना है। सैलरी का कौन सा सेक्शन था, लिखवाए थे ना कल, 192 पेपर में लिखवाए थे ना, 192 सैलरी, 194 जे आपका प्रोफेशनल, 194 सी कॉन्ट्रेक्चुअल, NRI है तो 195 कल लिखवाना भूल गए थे, लिखे वो नहीं, 195 लिखवाए थे कल, इसे लिखवा दिए थे। सो मेन क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब अगर वो पार्ट टाइम भी एम्प्लॉई है, फुल टाइम हो सकता है ना, कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, कोई फुल टाइम है, कुछ भी हो, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, सब जाएगा, ठीक है। बस क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है बस। फोरगोइंग ऑफ सैलरी मतलब अगर सपोज कोई काम किया, उसका रुपया मतलब सपोज किसी वजह से उसको नहीं मिला, तो foregoing of salary, waiving a salary after accrual does not exempt the employee from income tax। अगर कोई बोल रहा है मैं वहाँ से सैलरी लिया ही नहीं, मैं भले ही वहाँ काम किया हूँ, भले ही मैं अर्निंग किया हूँ, बट मुझे वहाँ से मिला नहीं, तो भी गवर्नमेंट को उससे मतलब नहीं, उसको अपना रुपया से मतलब। आपको मिला या नहीं मिला, मेरे को चाहिए, ठीक है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया दे रहा है एंड वॉलेंट्री सरेंडर स्कीम में अगर वो नहीं ले रहा है रुपया, कि नहीं मुझे वॉलेंट्रीली नहीं चाहिए रुपया, सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया दे रहा है, यहाँ पर कौन है एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उस केस में एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उस केस में नहीं देंगे, ठीक है। वो तो गवर्नमेंट उसको रुपया नहीं दिया ना, तो बोलेगा कि आपको मिला या नहीं मिला, मेरे को उससे मतलब नहीं, बोलेगा ना हम तो आप ही को दे रहे, आप ही तो नहीं दी, तो वही। अच्छा, अभी क्या होगा, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में अगर टैक्स दे दिया, तो उस केस में सपोज आपका 1 लाख रुपये इनकम हो रहा है, ठीक है, आपका 20,000 सपोज टैक्स आ रहा है, 20,000 आप गवर्नमेंट को देंगे, आपके बिहाफ में आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को 20,000 दे दिया और आपको 1 लाख दे दिया, तो आपका सैलरी इनकम कितना हुआ, आपको मिला 1 लाख रुपया, ठीक है। सपोज हम आपको जॉब दिए, ठीक है, आपको हम दिए 1 लाख रुपया, 20,000 आपके बिहाफ में हम गवर्नमेंट को टैक्स दे दिए, आपका कितना हुआ सैलरी इनकम, 1,20, ठीक है, ये वही है सैलरी पे टैक्स पे। तो इसमें क्या होगा, जो सैलरी आपको मिला वो प्लस आपके बिहाफ में जो भी गया वो भी, दोनों उसका वहीं पर होगा, ठीक है। आप सपोज कुछ लोन लिए, लोन का इंटरेस्ट रेट है 10%, बट आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, उस वजह से आपको 5% में मिल रहा है, ठीक है। तो जो 5% आपके बिहाफ में कंपनी दे रहा है ना, तो आपके बिहाफ में जो कंपनी पे कर रहा है वो भी कहाँ पर जाएगा, सैलरी में। वो जो यहाँ था ना, क्या क्या पॉइंट था आपका, सैलरी प्रीक्विसाइड, तो जो प्रीक्विसाइड है मतलब वही हो गया, पर्क्स, स्टॉक दे दिया, ठीक है, नॉर्मल ये कॉमन रहेगा। कंपनी का शेयर्स बहुत जन दे देते हैं ना, बड़े बड़े कंपनीज में होता है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वो लोग सब अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए कंपनीज का शेयर्स देते हैं। जो कंपनी का शेयर्स देंगे वही प्रीक्विसाइड हो गया, वो भी क्या होगा, यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है।
सैलरी अर्नड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया इवन इफ पेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अगर वो जॉब कहाँ कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, अगर इंडिया में कर रहा है भले उसको कहीं बाहर भी रुपया मिला हो, सपोज इंडिया में काम किया और उसका कोई रिलेटिव कहीं यूएस में रह रहा है, वो बोला कि मेरे को रुपया नहीं चाहिए, आप इसको दे दीजिए, रुपया यहाँ पर तो आया नहीं बट काम तो यहाँ किया ना, काम अगर यहाँ किया तो टैक्स भी यहाँ पर देगा। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, जैसे अभी बीच में कुछ एक नहीं चल रहा था कि ये सैलरी को लेके कि बाद में उनको बहुत सालों के बाद उनको कुछ आया बड़ा अमाउंट, तो वो जो अमाउंट था वो क्या था, पुराने पिछले 10 साल का एक साथ में ही, कि जैसे सपोज आपका 10,000 सैलरी है, ठीक है, आप बोल रहे नहीं मुझे 12 मिलना चाहिए, हम बोले नहीं 10 मिलना चाहिए, तो अभी क्या ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है 10 और 12 के बीच, तो हम बोले ठीक है एक बार तुम 10 रख लो, ये वाला जब आर्ग्यूमेंट जब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आएगा, वो जो 2000 है फाइनल डिसीजन आने के बाद ले लेना। सपोज फाइनल डिसीजन आने के में 2 साल लग गया, तो अभी 2 साल के बाद सपोज आपको मिला वो रुपया कब का है, अभी का है, मिला कब, 2 साल के बाद, बट वो रुपया कब का था, 2 साल के पहले का, तो उस केस में क्या करेंगे, उसमें अलग कैलकुलेशन है, उस साल का इनकम टैक्स जितना हम दिए थे, जितना इनकम कैलकुलेट किए, उसमें ये जो 2000 है सपोज, ठीक है 2000 सपोज उस टाइम का, तो उस साल के सैलरी में ये 2000 ऐड करेंगे जितना टैक्स आएगा, तो ये 2000 ऐड करके इतना टैक्स आ रहा है, 2000 लेस करके इतना टैक्स आ रहा है, दोनों को लेस करेंगे तो जितना अमाउंट आएगा। ठीक है, अभी इस साल क्या होगा, वो 2000 ऐड होगा, ऐड होकर जितना आ रहा है दोनों अमाउंट को लेस करेंगे तो जितना जो टैक्स आएगा वही देंगे। समझ गए, वापस बताए, ये सपोज ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में सपोज 2000 रुपये मेरे को 3 साल के बाद मिला, लेकिन 2000 कब का है, पुराना वाला है, 3 साल पहले का, 3 साल पहले का तो ऑलरेडी हम रिटर्न भर चुके हैं, वेट तो हम करेंगे नहीं कि नहीं पहले वो ख़त्म होगा फिर फाइल करेंगे, ऑलरेडी जितना मिला उस बेसिस पे हम फाइल कर चुके हैं। अभी 3 साल के बाद जब एक्स्ट्रा मेरे को मिला, तो ये एक्स्ट्रा इनकम अब भी अगर सपोज हम इसी साल दिखा देंगे तो मेरे को ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मेरा सपोज 20% स्लैब रेट में जा रहा था, ठीक है, मेरा 10 लाख इनकम है, मेरा किस में जा रहा है, 20% में। अब उस समय मेरा सपोज 5 लाख था, कितना परसेंट में था, टैक्स रेट कम था ना उस समय। अभी अगर ये वाला 2000 उस समय मेरे को मिलता तो कितना होता, 5 लाख 2000, कुछ टैक्स आता नहीं आता। अभी सपोज मेरा इनकम 10 लाख है, 10 लाख में अभी अगर 2000 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 लाख 2000, इसमें मेरे को कितना 30% देना पड़ रहा है ओल्ड टैक्स के हिसाब से। तो 2000 पे 30% हम मेरे को यहाँ लायबिलिटी आया, बट एक्चुअल में अगर उस समय मेरे को मिला होता तो कितना टैक्स आता, 0। तो ये जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसका मेरे को रिलीफ मिल जाएगा। फॉर्म एक 89 है, इस सेक्शन 89 में फॉर्म एक 10 है, फॉर्म 10 वो भर के मिल जाएगा रिलीफ। ठीक है, वो तो वही डिटेल देगा ना, वो जब डिटेल देगा तो बताएगा कि मेरा इस साल में ये जो बड़ा अमाउंट एक दिख रहा है, ये अमाउंट मेरा इस साल का है, तो जिस साल का वो अमाउंट होगा उस साल का रिटर्न देखेंगे कितना का क्या इनकम है। तो एक थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, उस साल में कितना इनकम था, उस साल में टैक्स कितना था, ये वाला इनकम को ऐड करके कितना टैक्स आएगा, ये इनकम को हटा के कितना टैक्स आएगा, इस साल में ये इनकम को ऐड करके कितना टैक्स आएगा, ये इनकम को हटा के कितना टैक्स आएगा, तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा एक डिटेल डिस्कशन उसमें चाहिए। ये जो एग्जाम्पशन हम बोले थे ना, एग्जाम्पशन मिलता है, एग्जाम्पशन 3 तरह का हो सकता है। ठीक है, एक हो गया एक्चुअल एक्सपेंस बेस्ड एग्जाम्पशन। एक्चुअल एक्सपेंस मतलब जो आप एक्चुअल में खर्चा किए उस बेसिस में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, एक हो गया फिक्स्ड अमाउंट एग्जाम्पशन। फिक्स्ड अमाउंट एग्जाम्पशन मतलब जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो उसमें एक फिक्स बोल दिया कि आपको पर चाइल्ड 200 रुपया
पर मंथ करके एग्जामेशन, मतलब 200 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। एक बच्चा है तो 200 इंटू 12 2400, दो बच्चा है तो 4800, तीन बच्चा है तो 4800, दो बच्चे से ज़्यादा नहीं करना 4800 ही होगा वहाँ, ठीक है। तो वो हो गया एक फिक्स अमाउंट है ना, 200 रुपया जो है 200 क्या है फिक्स अमाउंट, एक है फिक्स अमाउंट वाला का तो एक एग्जामेशन हो गया। एक फार्मूला बेस्ड, फार्मूला बेस्ड में क्या कि 2-3 चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तीनों में जो सबसे लोएस्ट रहेगा उतना का ही उसको एग्जामेशन देंगे, ठीक है। जैसे HRA है ना, HRA में वैसे ही कैलकुलेट होता है, तो उसका आपको फार्मूला याद करना होगा। जैसे मैथ्स पढ़ते हैं ना, मैथ्स में क्या करते हैं फार्मूला याद करते हैं, यहाँ पर भी कुछ कुछ एग्जामेशन जो फार्मूला बेस्ड है उसका याद करना होगा। फिक्स्ड अमाउंट में क्या करना होगा, अमाउंट याद करना होगा, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंस में क्या करना होगा, जितना एक्चुअल है उसका डिटेल उससे मांगना होगा, भाई क्लेम करेगा वो। ये जो फिक्स्ड अमाउंट एग्जामेशन है ना, इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररिलेवेंट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, तो भले उसका बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, कुछ खर्चा नहीं कर रहा है, फिर भी उसको मिलेगा। 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम, जितना बच्चा उतना ना, सर बना कि 2 बच्चों के लिए 2 बच्चा मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा में नहीं मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 2 तक, जो लिमिट है वो 2400 लिमिट है वैसे। तो इसमें अगर सपोज बच्चा पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहा है तो भी मिलेगा, इररिलेवेंट है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररिलेवेंट है, ठीक है। अभी देखिए जो भी अलाउंस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट में क्या, जो भी आपको मिल रहा है या तो क्या होगा पूरा उस पर टैक्स लगेगा, कुछ भी उसमें एग्जाम्पशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी उसमें लेस नहीं करना, सब ऐड करके सबके ऊपर टैक्स देना है। एक हो गया कि जितना मिला पूरा लेस करके पूरा ही पे किसी मतलब पूरा ही अमाउंट पे टैक्स नहीं देना है, ठीक है। दोनों के बीच का क्या हुआ, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो जो सबके ऊपर जो मतलब पूरा अमाउंट पे जो टैक्स देना कौन कौन सा हुआ, एंटरटेनमेंट अलाउंस, DNS अलाउंस, ओवर टाइम किया उसका रुपया मिला तो भी टैक्सेबल है पूरा, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिला पूरा टैक्सेबल है, इंटरिम अलाउंस मिला पूरा टैक्सेबल है, सर्वेंट अलाउंस मिला पूरा टैक्सेबल है। सर्वेंट अलाउंस मतलब कंपनी नौकर रखने के लिए रुपया दे रहा है, ठीक है। टिफिन लंच डिनर अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस, वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, कुछ भी अलाउंस ये सब पूरा टैक्सेबल है। तो आप लोग सिर्फ एग्जाम्ड और पार्टली टैक्सेबल को याद रखना है, वो दोनों को छोड़ के बाकी जो भी बच गया सब फुली टैक्सेबल है, ठीक है। तीनों याद करने का ज़रूरत नहीं है, याद क्या करना है, फुली एग्जाम्ड कौन सा है, पार्टली टैक्सेबल कौन सा है, ये दोनों के अलावा जो बच गया वो क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है। अभी पार्टली टैक्सेबल में क्या, जो हम बोले थे ना 2-3 इंपॉर्टेंट है, तो उसमें एक है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का फॉर्मूला क्या है, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ये रहा। हाउस रेंट अलाउंस उसको कितना एग्जाम्प्ट होना चाहिए, जितना वो खर्चा किया, पहला क्या है इंपॉर्टेंट है, जो वो दिया। HRA पहला एक क्या हो गया, जितना वो दिया है, दूसरा क्या, जितना उसको मिला होगा, है ना, कितना उसको मिला, HRA रिसीव्ड, ठीक है। अभी रेंट पेड माइनस 10% सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, ठीक है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी इसमें माइनस कर देते हैं। एक तो उसको जितना रुपया मिला उससे ज़्यादा का तो उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा ना, वो कमाया ही अगर 100 रुपया है, इनकम में एडिस अगर 100 रुपया हुआ है तो एग्जाम्प्ट कितना होगा, 100 रुपया ही, 110 तो होगा नहीं, तो जितना ऐड हुआ उतना ही उसको पूरा का एग्जाम्पशन मिलेगा, HRA जितना रिसीव हुआ। सेकेंड में क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। थर्ड में क्या है, 50% ऑफ सैलरी, जितना उसका बेसिक सैलरी है उसका 50%। तो अगर 1 लाख सैलरी है तो 50,000, ठीक है। तो ये HRA में एग्जेम्प्टेड मिलेगा। तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों में जो सबसे कम होगा उतना ही का उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। अगर सपोज वो रेंट पे रह ही नहीं रहा है तो उस केस में कितना मिलेगा उसको,
रेंट पे अगर रह ही नहीं रहा, रेंट नहीं दिया होगा, रेंट नहीं दिया होगा तो रेंट पेड तो यहाँ ज़ीरो हो गया। ये अगर ज़ीरो हो गया, तीनों में मिनिमम क्या है? ज़ीरो, कुछ मिलेगा नहीं। HRA उसको कुछ मिला ही नहीं है, तो उस केस में HRA रिसीव्ड ज़ीरो, कुछ मिलेगा एग्जाम्पशन नहीं, है ना, वही है। तो यहाँ पर जो सैलरी है ना, सैलरी में क्या क्या जाएगा? बेसिक, DNS अलाउंस, कमीशन इफ़ इट इज़ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। नॉर्मली वही बेसिक सैलरी और DNS अलाउंस रहता है, ठीक है। देखिए एक ट्राई करके आप लोग से होता है। राहुल का कितना आ रहा है एग्जाम्पशन? बेसिक है 3000 पर मंथ, टीए कितना है 600, कमीशन कितना है 6000, एनुअल सैलरी उसका कितना हो गया? 3000 प्लस 600, 3600 इंटू 12 प्लस 6000 कितना हुआ उसका? प्लस HRA भी है 900, 3600 और 900 4500 इंटू 12 52। फिर उसके बाद कैलकुलेट कीजिए, देखिए हो रहा है आप लोग से। क्या है इसका आंसर? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HRA एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन। रेंट कितना पे किया? 1000 रुपया, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? HRA रिसीव्ड। HRA कितना रिसीव किया? 900 पर मंथ। 900 पर मंथ मतलब 900 इंटू 12 कितना हुआ? 10,800। फिर उसके बाद रेंट पेड कितना? 1000 इंटू 12 12,000 माइनस 10%। किसका 10%? ये आपका 3000 और 600, 3600 इंटू 12 प्लस 6000। हाँ 4320 प्लस ये 6000 कितना आ रहा है? ठीक है, पेपर पेन है। फर्स्ट HRA रिसीव्ड। HRA कितना रिसीव किया है? 900 इंटू 12। रेंट पेड कितना? 1000 इंटू 12। फिर माइनस क्या करना है? 10% ऑफ सैलरी। सैलरी यहाँ पर कौन कौन सा लेंगे? बेसिक, DNS और कमीशन। बेसिक उसका कितना आ रहा है? 3000 पर मंथ। बेसिक सैलरी कितना हुआ? 3000 इंटू 12 36,000। ये हो गया 36, ये हो गया 6000। DNS अलाउंस कितना है? 600 इंटू 12 7200, ठीक है। 36 और 7200 कितना हुआ? 43,200 प्लस 6000 49,200। सैलरी कितना हुआ? 49,200, उसका 10% 4920। रेंट पेड कितना था? 12,000, तो 12,000 माइनस 4920, ठीक है। कितना? 7080 7098। अभी 50% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना आ रहा था? 49,200, 50% उसका 24,900। 24,900 नहीं हो रहा होगा कितना? 49,200 ना, हो रहा होगा तुम्हारा 24,600। कैलकुलेटर से भी गलत कर रहे हो। 24,600 24,600 हो गया। यहाँ HRA रिसीव्ड कितना है? 12 इंटू 9 10,800 10,800 24,600। और सेकंड वाले में कितना आ रहा था? मैं ये पता चल रहा है, एक मिनट। हाँ ये वाला, अच्छा। HRA रिसीव्ड कितना हुआ? 1000 इंटू 12 12,000 हुआ, ठीक है। अभी सैलरी टोटल करेंगे बेसिक, DNS और कमीशन। बेसिक है 3000
इंटू 12 36, DNS 600 इंटू 12 7200, अच्छा इधर गिरा दिया, तोड़ भी दिया। कमीशन 6000, ठीक है। कितना हुआ तीनों को ऐड करने से? 36 और 6 42 और 7 49,200। तो ये आ गया सैलरी, ठीक है। इसका 10%। पहले रेंट पेड कितना है? एक सेकेंड, ये तो 12 नहीं होगा ना, ये कितना है? हाउस रेंट अलाउंस 900 है ना, 900 इंटू 12 कितना आएगा? 10,800। रेंट पेड है, 1000 रुपये पेमेंट कर रहा है। 1000 रुपये मतलब 12 महीने का 12,000, ठीक है। माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना ऐड किए थे हम लोग? 49,200। इसका 10% कितना हुआ? 4920। कितना आया? 12,000 में से 4920 7080। थर्ड 50% ऑफ सैलरी। 50% किसका? इसका। कितना आ रहा है? 24,600। तीनों में सबसे लोएस्ट कौन सा है? ये तीन में सबसे लोएस्ट कौन सा है? 7,080। तो इनकम में ऐड कितना होगा? इनकम में ऐड होगा ये वाला HRA रिसीव्ड, लेस कितना होगा? तीनों में जो सबसे कम है 7,080 ना। अभी समझे? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? HRA उसको पहले कितना मिला वो कैलकुलेट कर लेंगे। कितना मिला? हाउस रेंट अलाउंस 900 पर मंथ, 900 इंटू 12। अगर पर ईयर लिखा रहता तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर सपोज वो वहाँ पर 5 महीने ही काम किया, 5 महीना ही मिला होगा ना। सपोज वहाँ पर 5 मंथ से काम किया तो HRA रिसीव्ड में कितना जाएगा? 5 मंथ का ही उसको मिला होगा, HRA इंटू 5 जाएगा, ठीक है। अभी कुछ डाउट? नेक्स्ट का आंसर आप ही लोग को देना है कैलकुलेट करके। सेकेंड क्वेश्चन, मिस्टर मोहित XY लिमिटेड में काम कर रहा है। बेसिक कितना है? 10,000। अच्छा नीचे हो गया। HRA में एक और चीज़ है। सपोज मेरा यहीं पर प्रॉपर्टी है, जस्ट इसके बगल में हम रेंट पे दे रहे हैं, और मेरा यहाँ प्रॉपर्टी है, इसको हम रेंट पे दे दिए, जस्ट इसके बगल में हम भी रेंट पे लेके रह रहे हैं, तो उसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर मेरा सेम जगह पे प्रॉपर्टी है तो फिर नहीं मिलेगा HRA। कोई अगर HRA क्लेम कर रहा है प्लस साथ में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी क्लेम कर रहा है, दोनों क्लेम कर रहा है,
प्रॉपर्टी का एड्रेस अगर दूसरे जगह नहीं होगा तो दोनों क्लेम नहीं कर पाएगा। सर लोन नहीं किया है तो पता नहीं चलेगा ना। टैक्स इवेशन में आएगा, जब पता चलेगा तो लगेगा। ये 200% देखे ना पेनल्टी। सर अगर मैं कुछ गलत डाटा देता हूँ गवर्नमेंट को टैक्स के लिए, सर कितने दिन के अंदर नोटिस आ सकता है? जब उसको पता चलेगा नोटिस दे देगा। तो जब भी जितना लेट होगा उतना आपका नुकसान है, गवर्नमेंट का नहीं। जितना लेट से पता चलेगा उतना ज़्यादा तो इंटरेस्ट पेनल्टी सब लगेगा, तो नुकसान गवर्नमेंट का हुआ कि आपका। उस रुपया को आप सेविंग अकाउंट में रखे होंगे, 3% 4% इंटरेस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट 1% लेके चला जाएगा, 12%। 1,50,000 अकाउंट में बहुत होती है इनके अकाउंट में शेयर मार्केट आया आंसर? वैसे वाली लिखा तो कर सकते थे 12 बजे होता है। सर ये समस्या कैसे तो साइड में आप लिख दीजिए बेसिक पे 3,000 है, इसमें क्या है? इसमें है ना बेसिक पे कितना है, 10,000 पर मंथ। 10,000 मीन्स 10,000 into 12,000 ठीक है। बेसिक लिखा है ना 10,000 पर मंथ, लेकिन 10,000 पर मंथ पूरा साल भर के लिए नहीं है, नहीं। उसका सैलरी 1,000 रुपया बढ़ गया था कब? फरवरी में। 10,000 कितना था 10 महीना के लिए? ठीक है, 10 महीना के लिए कितना था? 10,000 10 इंटू 10,000 1 लाख। फिर कितना हुआ? 10,000 प्लस 1,000 और बढ़ गया, 11,000 हुआ। कितना महीना के लिए? 2 महीना। 2 महीने का कितना? एक टोटल उसका कितना हुआ? 1,22,000 बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी कितना आ गया? 1,22,000। ठीक है, फिर उसके बाद HRA उसका कितना था? 6,000 बढ़ के कितना हुआ? 7,000। 6,000 कितना महीना के लिए? 10 60,000। 6,000 इंटू 10 60,000। 7,000 2 महीना के लिए 14,000। 60,000 और 14,000 74। उसका क्या हो गया? 74 के हो गया उसका HRA। ठीक है, और क्या है उसमें? DNS अलाउंस 100% ऑफ बेसिक। ठीक है, बेसिक का 100%। बेसिक कितना है? 122। इसका कितना? 100%। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ और क्या लिखा है? 50% ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? इफ प्रोवाइडेड एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ कितना जाएगा? 100%, 50%। इसका 50% कितना होगा? 61,000। ठीक है, अभी इसका टोटल रेंट कितना आ गया? सैलरी कितना हो गया इसका? ये कितना? ये था 1,22। HRA कितना आ रहा था? 74। ये हो गया 61 के। तीनों को ऐड करने से कितना आ रहा है?
कितना आ रहा था 257 ना। ठीक है, HRA उसका कितना वो पेमेंट किया जून से अक्टूबर 6000 पर मंथ। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीना 6 5 जा 30। ठीक है, नवंबर से मार्च 5 महीना 8000 40,000 और 30,000 कितना हुआ 70,000। रेंट पेड 70,000 माइनस वहाँ वो जो था 257 उसका 10% 25,700। ठीक है, 70,000 माइनस 25,700 44,300। ठीक है, हाँ 50% ऑफ बेसिक सैलरी 257/2 कितना 128,500। ठीक है, और एक क्या था जितना उसको मिला है, कितना मिला है HRA 74,000 था ना एक्चुअल मिला। तीनों में सबसे कम कौन सा है, वो जो फर्स्ट वाला था। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक। रेंट पेड कितना था, रेंट पेड था ना 40 3 30 70,000 माइनस वो जो लेस हुआ था कितना आएगा 53,700 आ रहा है। तीनों में सबसे कम वही है ना। किसमें, इसको सॉल्व कीजिए पता चलेगा। ये एक लास्ट एक और है, ये लास्ट कर लीजिए खत्म हो जाएगा। बेसिक कितना 10,000, कमीशन 6,000। ठीक है, मोटर कार लिया खुद के यूज़ के लिए। ठीक है, खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। सैलरी कितना होगा इसमें, बेसिक हो गया 1,20, हो गया बेसिक। कमीशन कितना 6,000। मोटर कार ऐड होगा उसमें, पर्सनल यूज़ है बट कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर उसके लिए दे रहा है तो ऐड होगा। कोई दूसरा अगर मेरे लिए खर्चा दे रहा है तो ऐड होगा ना उसमें, इनकम है ना मेरे लिए। ये जो खर्चा मेरे को देना था बट कोई और मेरे बिहाफ पे दे रहा है, ऐड होगा। 500 पर मंथ मतलब ये भी 6,000। ठीक है, HRA तो और तो कुछ मिला ही नहीं उसको, तो कितना हो गया 1,32,000। ये उसका टोटल सैलरी हो गया। इसमें HRA कितना लेस करेंगे, कुछ मिला नहीं है तो लेस भी नहीं होगा। ठीक है, सैलरी का कंप्यूटेशन इसी तरह से होगा। इनकम को सारे को पहले ऐड करना है। HRA भी अगर इसमें रहता तो पहले ऐड करते। सपोज यहाँ पर HRA 10,000 आ रहा है। ठीक है, तो वो 10,000 को पहले यहाँ पर ऐड करेंगे, 142 होगा, फिर उसको लेस करेंगे 132 होगा। ठीक है, ये वाले में बेसिक कितना है 15, HRA कितना है 7,000। ठीक है, इसको छोड़िए, आपका इजी कैलकुलेशन के लिए इसको PA कर देता है। इसको पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ रहा है 15/7 22,000 पर मंथ। ठीक है, HRA लेस कितना होगा उसमें, रेंट एक्चुअल पेड, रेंट पेड कितना 1,000 रुपया। ठीक है, फर्स्ट क्या है HRA एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड कितना है 7K। ठीक है, HRA एक्चुअल जो रिसीव हुआ कितना 7,000। सेकेंड क्या है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक, रेंट पेड 1,000 रुपया माइनस 10% ऑफ बेसिक कितना 15,000।
15,000 का 10% 1500, 1000 माइनस 1500 माइनस 500, तीनों में विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना माइनस में आ गया ना, 0 होगा ना, तो इसीलिए इसमें भी नील। ठीक है, इसमें नील क्यों है, क्योंकि ये रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक माइनस में आ गया। ठीक है, ठीक है, फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे LTS में। हाँ